वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फेनोमेनोलॉजी का लेक्चर और उसमें हम ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें आइडिया तो पता ही चल गया है फेनोमेनोलॉजी का मतलब क्या होता है और उसमें हर्सल के आइडियाज़ को हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया है और उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको भी बहुत ही अच्छे से आइडिया लगा होगा कि फेनोमेनोलॉजी क्या है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हमने आपको समझाया और आपने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से समझा होगा। अभी हम नेक्स्ट थिंकर को कवर करेंगे। जो हमारा आज के थिंकर्स रहेंगे वो हैं अल्फ्रेड सूट्स। और अल्फ्रेड सूट्स का फेनोमेनोलॉजी में कितना इम्पोर्टेंट वर्क है किसी को बताने की नीड नहीं है। अगर हम सोशियोलॉजी में फेनोमेनोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे जो काम आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, वो अल्फ्रेड सूट्स का है। अल्फ्रेड सूट्स इतना इम्पोर्टेंट इसलिए, इनका लेक्चर इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इनके बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनका मीनिंग तो छोड़िए, वो भी समझ में नहीं आता है कि ये इसमें कौन होगा। जैसे हमने हॉस्टल में बताया था आपको फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन की उन्होंने बात की, सेंस की बात की और बहुत सारे छोटे छोटे टर्म समझाए। उसी तरह यहाँ पे इनको जब हम पढ़ेंगे तो इनके बहुत सारे टर्म्स हैं और वो टर्म्स हमें इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि उनका मीनिंग पूछ लेता है या कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि इसमें ये हैं, तो उनको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन सभी को हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे और ये वाला लेक्चर तो डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे और जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ऑलरेडी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें, आपकी मर्ज़ी, आप स्किप भी कर सकते हैं और आपको जैसा लगे आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता रही हूँ, अगर आपको फेनोमेनोलॉजी में इससे पहले कोई डाउट होता था या आपको भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता था कि फेनोमेनोलॉजी को मीनिंग के अलावा और हम क्या क्या टर्म्स बताएँ या उनके मीनिंग क्या बताएँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली क्लियर होंगी इस लेक्चर में। जैसे कि जब हम अल्फ्रेड सूट्स की बात करते हैं तो उनके जो टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे इन्होंने बात की टिपिफिकेशन की, रेसिपीज़ की, स्टॉक ऑफ नॉलेज की, इंटरसब्जेक्टिविटी की और जो उसमें उन्होंने लाइफ वर्ड के बारे में जो बताए हैं टर्म्स कई सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सब हैं और मंडेन वर्ड की वो बात करते हैं। इसी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसकी वो बात करते हैं और वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें सबके मीनिंग के साथ साथ सबके की पॉइंट भी पता होने चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर तो एक ही बार होता है और एग्ज़ाम भी हमारा एक ही बार होता है। तो क्यों ना आप ये काम करें कि जब भी किसी भी थिंकर को पढ़ें तो अच्छे से डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आपको अगर एक बार अच्छे से डिटेलिंग हो गई तो फिर बार बार पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूजी पीजी के स्टूडेंट हैं, आप जब भी किसी चीज़ को पढ़ें उसको एटलीस्ट एक बार तो ऐसे पढ़ें कि बस ये लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं, इसे हमें दोबारा नहीं पढ़ना है। तो वो चीज़ आप जब भी दोबारा पढ़ेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए हम इसी मोटिवेशनल आइडियाज़ के साथ शुरू करते हैं अल्फ्रेड सूट्स को। और सबसे पहले हम इनकी बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ी बहुत बुक्स तो आपको पता भी हैं और जो थोड़ा यूनिक लगेंगी उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इनकी बुक्स को। और इनकी बुक्स में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बुक आती है वो आती है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये फर्स्ट बुक है जो कि आपको भी पता है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ वर्ल्ड। स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ल्ड, ये वाली बुक जो है वो उन्होंने लकमैन के साथ मिलके लिखी है। ठीक है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट बुक है वो है द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रियलिटी। नेक्स्ट जो एक और इम्पॉर्टेंट बुक है वो है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ
रेलेवेंस। तो ये डिफरेंट बुक है, आई थिंक आपको भी नहीं लगे। रिफ्लेक्शंस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रेलेवेंस। तो दो बुक इनकी किस पे हो गई, प्रॉब्लम पे। तो आप यूनिक ट्रिक के साथ लर्न करते चलिए तो आपको लर्न हो जाएगा। दो अभी आपने लर्न की सोशल, एक तो सोशल वर्ड पे, दूसरी लाइफ वर्ड पे, यानी दो हो गई वर्ड पे और दो हो गई प्रॉब्लम पे। द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी और एक है द रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रेलेवेंस। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट बुक है द स्ट्रेंजर एंड एसे इन सोशल साइकोलॉजी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और है कलेक्टेड पेपर्स, ये इसके कई सारे वॉल्यूम आए हुए हैं। और एक और है वो है ऑन फेनोमेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशन। तो ये जो मैंने लिखी हैं इनको बुक्स की तरह भी पूछ सकता है, आर्टिकल भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने बुक्स के रूप में लिख दिया है कि आपको ये पता रहे अगर ये आता है तो इसमें अल्फ्रेड सूट्स ही होंगे। तो अभी मैं आपको एक कीवर्ड के साथ बताती हूँ कैसे आपको लर्न करना है। तो इनकी दो बुक किस पे हैं, वर्ड पे। एक है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड, जो कि हम सभी लोग जानते हैं और बहुत ही फेमस बुक है। उसके बाद है द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वर्ड की। तो दो बुक हो गई इनकी वर्ड पे, एक सोशल वर्ड एक लाइफ वर्ड। जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड है वो वाली बुक किसके साथ मिलके लिखी है, लकमैन के साथ। उसके बाद है द प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी की जो भी प्रॉब्लम है वो कैसे पता चल पाएंगी, क्योंकि वास्तविकता का पता लगाना बहुत कठिन होता है और वास्तविकता जो होती है वो कहाँ होती है, अंतर्निहित चेतना में होती है, जो सभी को नहीं पता होता है। तो आउटसाइड वर्ड को समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उसको हम कैसे समझेंगे, इनसाइड वर्ड से, अपनी जो अंतर चेतना है उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो सोशल रियलिटी को समझने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो फेनोमेनोलॉजी इसका अध्ययन ही करता है। तो इस तरह से अब आपको ये लर्न हो गई होगी द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। तो यहाँ पे आपने देखा एक कीवर्ड प्रॉब्लम, और दूसरी बुक भी प्रॉब्लम पे है, रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रेलेवेंस। तो यहाँ पे जो प्रासंगिकता है उसकी किस तरह से, मतलब उस पर क्या प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे उन्होंने बुक लिखी है। मतलब आपको प्रॉब्लम की जो रियलिटी है, जो प्रासंगिकता है, उस पर आपको ध्यान देना। तो दो अभी लर्न हो गई, दो बुक है वर्ड पे, दो है प्रॉब्लम पे, ठीक है। एक है स्ट्रेंजर। तो मैंने स्ट्रेंजर में आपको बताया ही था कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक बुक पढ़ते हैं और आपको वो बताता है कि ये क्या कर रहे हैं, तो आपको बहुत विचित्र लगता है। लेकिन जब वो बताता है कि हम यहाँ से नहीं, हम अंतरिक्ष से आए हैं, और वो स्ट्रेंजर की तरह आपके साथ शो करता है, तो आपको वो चीज़ समझ में आती है कि मुझे इसे अच्छे से बताना है। तो हमें हर चीज़ ऐसे स्ट्रेंजर बन के ही देखना है। जब समाज में अगर रियलिटी का पता लगाना है तभी हमें वो पता चल पाएगी। तो स्ट्रेंजर पे मैंने पहले ही बताया था कि उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो वो बुक या आर्टिकल के रूप में पूछ सकता है। तो स्ट्रेंजर पे उनकी बुक है एन एसे इन सोशल साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कलेक्टेड पेपर्स पे कई सारे उनके वॉल्यूम हैं, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन कीवर्ड इनका कलेक्टेड पेपर्स रहेगा। उसके बाद ऑन फेनोमेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशन। तो फेनोमेनोलॉजी में किस तरह से सामाजिक संबंध होते हैं, जिसमें वो वी रिलेशन दे रिलेशन की बात करते हैं, तो वो हम आपको आगे बताएंगे, तो आपको पता ही है। तो इस तरह से आपने ऑन फेनोमेनोलॉजी एंड सोशल रिलेशन भी लर्न किया। तो मैंने टोटल आपके साथ 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स को डिस्कस किया है। मुझे लगता है एक दो तो ऐसी ज़रूर होंगी जो आपको यूनिक लग रही होंगी और आपको शायद ना रिकॉल हो, आपने कहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर भी आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा होगा। अब क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, तो हमें क्या करना है, इन सारी ही बुक्स को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, और फिर अल्फ्रेड सूट्स की कोई भी बुक आएगी तो आपकी रॉन्ग नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया। अब क्योंकि जो अल्फ्रेड सूट्स थे वो हसरल के स्टूडेंट थे, इनके स्टूडेंट थे, तो क्या थे, अब इनसे तो प्रभावित होंगे ही होंगे। तो ये किससे प्रभावित थे, एक तरफ तो ये थे हर्शल से प्रभावित, ठीक है। और ये क्या थे, ये जो प्रघटना शास्त्र था, मतलब फेनोमेनोलॉजी,
उसके क्या थे, ये प्रवर्तक थे। क्लियर? ये तो आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है। उसके अलावा जो ये सूट्स थे, अल्फ्रेड सूट्स, वो समाजशास्त्र में यानी सोशियोलॉजी में प्रघटना शास्त्र की बात करते हैं। तो क्या पता चला आपको, सोशियोलॉजी में जो सोशियोलॉजिकल फेनोमेनोलॉजी है या जो समाजशास्त्री प्रघटना शास्त्र के जनक होंगे वो कौन होंगे, अल्फ्रेड सूट्स होंगे। तो अब हसरल को तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा क्योंकि ये उससे जुड़ा हुआ है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता दें, जो हसरल का आइडिया था फेनोमेनोलॉजी पे, वो किसकी बात करते थे, उन्होंने अंतर्निहित सौ की बात की और उन्होंने उसमें बात की अंदर से जो बाहर की वास्तविकता है उसको पता लगाना है। मतलब जो आपके जो रियलिटी है वो कहाँ है, आउटसाइड वर्ल्ड में है। रियलिटी कहाँ हो गई, आउटसाइड वर्ल्ड में है। अब इस आउटसाइड वर्ल्ड को हम इनसाइड जो हमारी जो अंतर्निहित चेतना है उसके माध्यम से हम इसका पता लगाएंगे, ये बात करते हैं। और उसमें इन्होंने इंटरसब्जेक्टिविटी की बात की थी। इंटरसब्जेक्टिविटी में वो क्या कहते थे, अंदर से बाहर की वास्तविकता का पता लगाएंगे और इसके लिए उन्होंने इंटरसब्जेक्टिविटी पर जोर दिया था। तो यहाँ पे पारलौकिक सौ की उन्होंने बात की थी, सौ की, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आपको बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में बताया, तो आपको वो देखना पड़ेगा। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अल्फ्रेड सूट्स की। तो उन्होंने इससे आगे थोड़ा सा बढ़कर बात की क्योंकि उनसे प्रभावित भी थे और उन्होंने उनके आइडियाज़ को सोशल वर्ल्ड में लाने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड सूट्स ने जो समाजशास्त्र में प्रघटना शास्त्र की बात की, उन्होंने कहा कि हम अपनी चेतना में रहकर भी दूसरों की चेतना को समझ सकते हैं, दूसरों की चेतना को समझ सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने ये जो इंटरसब्जेक्टिविटी थी उसका यूज सोशल वर्ल्ड के व्यापक अर्थ में किया। तो इंटरसब्जेक्टिविटी का यूज़ किस में किया, सोशल वर्ल्ड के व्यापक अर्थ में किया। जो मैं यहाँ पे आपने देखा सोशल वर्ल्ड, फेनोमेनोलॉजी का इन्होंने कहाँ यूज़ किया, सोशल वर्ल्ड के व्यापक अर्थ में किया। और इंटरसब्जेक्टिविटी की बात करी, वो हम इनके लेक्चर का बेस बनाएंगे, उसकी बात उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये देखा कि ये अल्फ्रेड सूट्स हैं हर्सल के जो स्टूडेंट थे और उनका जो आइडिया था इंटरसब्जेक्टिविटी, जिसमें वो अंदर से बाहर की बात करते थे, पारलौकिक सौ की बात करते थे, उसको उन्होंने जो सोशल वर्ल्ड था उसमें व्यापक स्तर पर बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम अपनी चेतना में रहते हुए भी दूसरे की चेतना को समझ सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि चेतना क्या है। अगर हम बात करें चेतना, तो चेतना क्या है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, क्योंकि चेतना की हम स्टडी करते हैं। और चेतना कैसी होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, किसी वस्तु के प्रति चेतना होती है। तो हमने उसमें पहले ही बताया था, आपको भय लगता है तो क्या, किसी वस्तु से भय लगता है। ऐसे भय क्या है, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, तो वो किसी वस्तु से लगता है। तो उसी तरह जो चेतना है उसमें रहकर इन्होंने बात की, अपनी चेतना में रहकर हम दूसरों की चेतना को समझ सकते हैं। तो चेतना क्या है, चेतना जो होता है वो किसी आउटसाइड वर्ल्ड को जो समझने की हम रियलिटी प्राप्त करने के लिए जो अपने मस्तिष्क में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, वो होता है चेतना। तो जब हम चेतना की बात करेंगे तो ये कहाँ होती है, हमारे
माइंड में होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है, वो हम उसको उसके आधार पे सामाजिक वास्तविकता सोशल रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम ऑफ जो सोशल रियलिटी उन्होंने बताई थी, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, किस चीज़ का, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है पेड़ का, और ये एक पेड़ है मान लीजिए। तो अब अगर हम बात करेंगे पेड़ की, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, यानी तस्वीर बननी चाहिए किसकी, इस पेड़ की। अगर आप इस पेड़ को समझते होंगे तो हमारी और आपकी मीनिंग क्या होगी, क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सोशल वर्ड है उसकी जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे डिफरेंट रूप हैं, और उसको पता लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे इस पेड़ को अगर हम देखें तो इसकी जो वास्तविकता है वो अलग अलग तरह से होगी। वो कैसे होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इसको यहाँ से बैठ के देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं, तो आपके लिए इसकी जो रियलिटी हुई वो ये हो गई। ये रियलिटी जो हुई कि ये पेड़ ऐसा दिखता है नीचे से, इसमें ऐसे फल लगते हैं, और ये है इसकी एक्चुअल रियलिटी। तो आपको ये इसकी क्वालिटी पता चली। उसके बाद क्या हुआ कि किसी व्यक्ति ने इसको यहाँ से देखा, ऊपर से देखा, मतलब कोई पहाड़ों के ऊपर से देख रहा है, तो उसको ये दिख रहा है कि जो ये पेड़ है वो कैसा दिखता है, एक सर्कल आकार में दिखता है, और उसमें सिर्फ लीव्स दिखती हैं, और ऊपर से जब सनलाइट पड़ती है तो वो बहुत ही अच्छा दिखता है। उस पर जो शाइनिंग रहती है, उसका इफ़ेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो देखने ही लायक होता है, बहुत ही एकदम काल्पनिक लगता है। तो ये उसकी चेतना में पिक्चर बनी, उसने जिस व्यक्ति ने इसको पहाड़ से देखा, तो उस व्यक्ति के चेतना में ये पेड़ का स्ट्रक्चर ऐसा बना। आप क्योंकि नीचे से देख रहे थे, तो आपकी चेतना में इस ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा बना, तो आपके लिए ये रियलिटी हो गई, उसके लिए वो रियलिटी हो गई। एक व्यक्ति जो ऐसे जा रहा था ट्रेन से, उसने इस पेड़ के रैंडमली देखा, इस पेड़ को उसने रैंडमली देखा, तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं चला इसमें फ्रूट्स हैं कि नहीं है, फ्लावर्स हैं कि नहीं है। उसने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा कि ग्रीन कलर का ट्री है जो कि ऐसे ही हिल रहा था, तो इतना देखा। अब इसके लिए ये रियलिटी हो गई। तो आपने देखा वास्तविकता के बहुत सारे रूप हैं जो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है, लेकिन उसके दिमाग में एक चेतना बनती है, और उस चेतना के आधार पर जो आउटसाइड रियलिटी है, आउटसाइड रियलिटी को क्या करता है, वो अपनी जो चेतना है उसके आधार पर उसको मीडिएट कर लेता है इस रियलिटी को। तो आउटसाइड रियलिटी बहुत ज़्यादा उसको समझने के लिए चेतना ज़रूरी है, और ये चेतना हमारे मस्तिष्क के आधार पे एक जो पिक्चर बनाएगी, तस्वीर बनाएगी, उसके आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आउटसाइड जो रियलिटी है उसको हम इनसाइड जो कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना होती है, उसके आधार पर मीडिएट करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है, और यहाँ पे जो हम अपनी चेतना के आधार पर इसका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हम क्या देखेंगे, इस गंगा नदी को देखते हुए किसी व्यक्ति ने क्या किया, धर्म के आधार पर जो उसके मन में चेतना बनी, वो धर्म के आधार पर इसका एनालिसिस किया। इस नदी को देखते ही उसने इसको नमन किया, इसमें स्नान किया, गंगा स्नान किया, और इसके प्रति अपना जो लगन था वो दिखाया उसने, और धर्म के प्रति चेतन होते हुए उसने इसको पूजनीय समझा। लेकिन जब इसी गंगा नदी को एक साइंटिफिक देखेगा, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा इसमें पीएच कितना है, इसमें जीवाणु कितने हैं, और इसका जो जल है उसकी क्वालिटी कैसी है, कितना शुद्ध है, ये सारी चीज़ें वो देखेगा। तो ये एक वैज्ञानिक की चेतना हो गई, और ये एक व्यक्ति की धर्म के प्रति जो गंगा नदी की देखने का तरीका था। तो हर व्यक्ति का सोसाइटी में चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तो ये जो वस्तुगत वास्तविकता है, यानी ये सब क्या है, वस्तु हो गई। तो जो वस्तुगत वास्तविकता है उसको किस तरह से हम जो सब्जेक्टिव, यानी जो आत्मगत जो रियलिटी है, उससे हम किस तरह से मीडिएट करते हैं, या किस तरह से उसका हम पता लगाते हैं,
तो जो सब्जेक्टिव मीनिंग होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आत्मगत जो व्यक्तिगत जो अर्थ होता है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। और ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए कि आपको दिमाग में भी एक सेट हो पाए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने बात की फ़ैन की, तो ये फ़ैन आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि ये सीलिंग फ़ैन है या फिर टेबल फ़ैन है। कोई भी फ़ैन हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। फ़ैन में 3 पर होंगे और वो ऐसे जो भी छत में लगा होगा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो जब हम जो समझ रहे हैं वही आप समझेंगे तो हमारी जो चेतना है वो इस वस्तुगत वास्तविकता से मीडिएट कर पाएगी। हम उससे क्या करेंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। जब मेरे दिमाग में इस फ़ैन का, सीलिंग फ़ैन या टेबल फ़ैन का स्ट्रक्चर बनेगा, तस्वीर बनेगा, तो ही हम उसकी वास्तविकता को समझ पाएंगे। और ये वास्तविकता को देखने के अलग अलग नज़रिए, अलग अलग तरीके, प्रारूप हो सकते हैं, जिसको उन्होंने ब्रैकेटिंग यानी कोष्ठीकरण की बात की, जो हम आगे आपको समझाएंगे कि क्या होता है कोष्ठीकरण, ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज को किस तरह से वास्तविकता को वो कोष्ठीकरण में रखने की बात करते हैं और उसके आधार पर हम कैसे वास्तविकता को समझेंगे, ये सब हम आगे बताएंगे। अभी हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि वास्तविकता के कितने रूप होते हैं, डिफरेंट रूप होते हैं, डिफरेंट व्यक्ति डिफरेंट अर्थ लगाते हैं। तो उसको हम कैसे, जो प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी है उसको हम कैसे समझें, ये सोशल रियलिटी को समझना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप साथ ही साथ इन बुक्स को भी रिलेट कर पा रहे हैं इनके आइडियोलॉजी से। तो इसीलिए मैंने यहीं पर ये एग्जाम्पल दिए हैं, सो दैट आप इन बुक्स को बहुत आसानी से लर्न कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कॉम्पिटिशन है और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो गया है इनको निकालना। तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस चीज़ में टाइम लगता है उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो हमने अभी यहाँ पे क्या समझा, ये 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया किस तरह से हम चेतना के माध्यम से इन वस्तुगत जो वास्तविकता है उनको हम अपना सब्जेक्टिव मीनिंग दे के किस तरह से मीडिएट करके इनकी वास्तविकता को निकालने का काम करते हैं। तो इन्होंने कहा हम अपनी चेतना में रहकर ही दूसरों की चेतना को समझ सकते हैं, और उसके लिए इंटरसब्जेक्टिविटी को, ये इंटरसब्जेक्टिविटी जो है उसको वो सोशल वर्ड के व्यापक रूप में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो शूट्स थे वो वेबर से भी प्रभावित थे, तो उनसे उनके भी आइडियाज़ को भी उन्होंने काफ़ी लिया है। तो कुल मिलाकर ये किससे प्रभावित रहे, एक तरफ हसरल और एक तरफ वेबर, ये दोनों लोगों से प्रभावित थे। और इसके अलावा मीड से भी और बहुत लोगों से भी थे, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं दोनों लोगों के आइडियाज़ को आगे बढ़ाया है। तो इन्होंने जो काम शुरू किया है वो वेबर की आलोचना से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, वेबर की आलोचना से शुरू करते हैं। और वेबर के जो सोशल एक्शन यानी जो सोशल एक्शन, जो सामाजिक क्रिया था, उसको क्रिटिक करके ही इन्होंने अपना जो वो काम शुरू किया है वो शुरू किया, और इसी से ये प्रभावित भी थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फ्रेड शूट्स जो हैं वो किससे प्रभावित हैं, तो इन दोनों से प्रभावित हैं, हसरल और वेबर से। ये क्वेश्चन अभी MP पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 में पूछा गया है, तो बहुत ही लेटेस्ट है। और अगर आप लेक्चर्स को देखते रहेंगे लगातार, तो जितने भी छोटे छोटे अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि ये तो बहुत ही बेसिक है, सभी को पता होगा। तो इसी तरह नियो फंक्शनलिज्म में आपने देखा था कि वो पूछे थे कि जो नियो फंक्शनलिज्म है वो किससे स्टार्ट होता है, तो वो पार्सन्स के जो सोशल एक्शन था उससे स्टार्ट होता है। यहाँ पे बात हो रही है वेबर का क्रिटिक करके किसने अपना काम शुरू किया, तो ये अल्फ्रेड शूट्स ने किया। कि इसमें जो मीनिंग की उन्होंने बात की थी सोशल एक्शन में, उन्होंने क्या कहा था कि सोशल एक्शन वो होता है जिसमें एक मीनिंग निकले। अर्थ की बात करते थे ना वो, तो मीनिंग की उन्होंने बात की थी। और उस मीनिंग में उन्होंने क्या कहा था कि जो ये है वो एक दूसरे को प्रभावित भी करे, ये कहा था। ये किसने कहा था, वेबर ने कहा था। एक जो मीनिंग हो उसमें दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, सोशल एक्शन में यही तो उन्होंने बोला था। तो इसका इन्होंने इस चीज़ को लिया और इसमें क्रिटिक क्या किया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि जो ये व्यक्ति अर्थ निकालता है वो किस आधार पे अर्थ निकालता है, ये उन्होंने नहीं बताया।
तो यही ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने किसी भी चीज़ की मीनिंग निकाली तो वो क्या कॉजेज़ रहे उसके पीछे, क्या क्रिया रही, क्या रहा पर्सपेक्टिव जो हमने उसकी समान मीनिंग निकाली। जो मीनिंग हमने समझी वही मीनिंग आपने समझी। जैसे कि हमने फ़ैन बताया तो आपने समझा फ़ैन, आपके स्ट्रक्चर में दिमाग में स्ट्रक्चर बना फ़ैन का। तो अब ये मीनिंग तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या कॉजेज़ रहे जो ये मीनिंग सेम समझा हमने और आपने। तो इसी का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे ये शूट्स, जो कि हम भी समझेंगे किस तरह से करते हैं। और यही एक आधार था जो वेबर के सोशल एक्शन में वो कमी निकालते हैं। हालांकि इसको एक्सेप्ट करते हैं वो, और इसके लिए उन्होंने वर्षसेहन का जो यूज़ किया था उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा व्यवहारिकता के आधार पर जो भी हम दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे उसके आधार पर, मतलब जो हम वर्षसेहन का यूज़ करते थे उसको इन्होंने माना है, लेकिन इसको क्रिटिक करके इन्होंने अपनी बात आगे रखी है। और मीनिंग क्लियर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी भी उसमें मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो फिर क्या मतलब है, वो कैसे होगा। और मीनिंग क्लियर कैसे होगा, वो इस चेतना के आधार पे क्लियर होगा, कॉन्शियसनेस के आधार पे क्लियर होगा। तो इसलिए इन्होंने कहा चेतना ही मीडिएट करती है, वही हमको किसी भी वस्तु के प्रति एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो बताती है। जैसे हम आपको बताएं मीनिंग क्लियर होना कितना ज़रूरी है। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ, आप इंपॉर्टेंट बुक्स नोट कर लीजिए, फिर मैं अच्छे से इसको स्ट्रक्चर बनाती हूँ ताकि आपके दिमाग में भी एक तस्वीर बने और फिर आप उस तस्वीर के माध्यम से अपने जो फिनोमेनोलॉजी के आइडिया हैं उनको अच्छे से क्लियर कर पाएँ। चलिए, तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, मीनिंग क्लियर करने की। क्यों मीनिंग क्लियर करना क्यों बहुत ज़रूरी है। तो मीनिंग क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम कहना चाह रहे हैं आप वही समझें। और अगर आप मेरे वर्ड्स को सुन के मेरे मीनिंग को नहीं निकाल पाए तो बहुत ही सिस्टम ख़राब हो जाएगा, वो कोई भी सिस्टम हो सकता है। मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल देके आपको समझाना चाहती हूँ जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मीनिंग क्लियर होना क्यों ज़रूरी है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने लिखा रुको मत जाओ। मेरा मतलब ये था रुको मत जाओ, लेकिन आपने इसको समझ लिया रुको मत जाओ, तो मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। वर्ड सेम थे, हमने जो कहा वही था, लेकिन मीनिंग क्लियर नहीं हुआ, एकदम डिफरेंट हो गया। हमने जो कहा आपने उसके एकदम अपोजिट समझ लिया और हम कितनी भी सफाई दे लें लेकिन ये क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए सोशल रियलिटी को समझने के लिए मीनिंग क्लियर होना कितना ज़रूरी है आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, हमने अपने किसी फ्रेंड को देखा और उसके बाद हमारा आपस में जो भी अभिप्राय था, जो भी मीनिंग था वो क्लियर नहीं हुआ। मतलब हाय हेलो हमने किया और उनको समझ में ही नहीं आया कि मैंने हाय हेलो किया, तो मीनिंग क्लियर नहीं हुआ। जब मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो रियलिटी नहीं पता चल पाएगी। जैसे मैंने आपको फ़ैन या टेबल का जो भी एग्जांपल दिया, जो हम फ़ैन हमने बोला तो आपको वो फ़ैन का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम एलिफेंट के बारे में, काऊ के बारे में किसी को भी बता रहे हैं, वो जानता ही नहीं है कि ये क्या है, तो कैसे उसका मीनिंग क्लियर होगा। उसको पता ही नहीं है कि 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, कैसे तस्वीर बनाएगा। तो जब तक तस्वीर नहीं बनेगी तब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो मीनिंग क्लियर होना कितना ज़रूरी है उसके लिए मैंने आपको ये बताया, और अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्लियर होना कितना ज़रूरी है। तो जो अल्फ्रेड सूट से वो वेबर की आलोचना से शुरू करते थे, किस लिए, क्योंकि वेबर ने क्या बोला था कि मीनिंग में बस ये ज़रूरी है कि अगला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो और उसमें जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। ये बात वेबर ने बोली थी। तो इसी को अल्फ्रेड सूट्स ने आलोचना की और कहा कि अगर सिर्फ प्रभावित होने से ही मीनिंग निकल आए, तो प्रभावित तो तब भी हो रहा था जब हमने उससे कहा था रुको मत जाओ, तब भी वो प्रभावित हो रहा था, लेकिन उसने मीनिंग नहीं समझी। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से मुठभेड़ यानी एनकाउंटर हो गया। वो कहते हैं ये तो एक एनकाउंटर है, इससे हमें सोशल जो रियलिटी है वो पता नहीं चलती है।
तो सोशल रियलिटी को जानने के लिए मीनिंग को सही समझना बहुत ज़रूरी है, या मीनिंग को जो उसका मीनिंग है वो सही अर्थ निकालना ज़रूरी है, क्योंकि जो सोशल वर्ड है उसमें ये जो अर्थ है उसके कई सारे प्रारूप हैं, कई सारी जो रियलिटी है, जो मैंने आपको पेड़ का एग्जाम्पल दिया था, कोई कहीं से देखता है, कोई कहीं से देखता है, तो सबकी जो चेतना है वो अलग अलग बनती है। तो अब समाज में बहुत बड़ा सवाल ये हो गया कि किस तरह से ये जो मीनिंग है वो सेम निकलेगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे सेम मीनिंग निकलेगी, कैसे सब लोग सेम समझते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के आधार पे बताएं, किसी भी आपको एक शादी विवाह में जाना है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आप सोचेंगे मौज मस्ती करेंगे, वहाँ पे जाके थोड़ा सा सेल्फी वगैरह लेंगे। जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो अपना रील बनाने को सोचेंगे, जो लोग यूट्यूब पे अपना फेमस हो रहे हैं वो सोचेंगे हम किस तरह से ब्लॉगिंग करें वगैरह वगैरह। तो सबके ये पर्सपेक्टिव है, लेकिन कुल मिलाकर विवाह में जो मतलब निकलेगा वो ये जो मौज मस्ती निकला, तो किस तरह से सभी लोग ये समान अनुभव कर रहे हैं, कैसे सभी लोग ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ जाके मौज मस्ती करेंगे, या विवाह में जाने के जब भी हमें इनविटेशन मिलता है तो दिमाग में वो जो तस्वीर बनती है वहाँ पे ये होगा, वो कैसे संभव है। तो इसकी बात इन्होंने की कि वेबर ने ये तो बताया कि हम प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से हम समान अनुभव करते हैं और इस तरह से हम प्रभावित होते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि जैसे मान लीजिए इसमें उन्होंने एक और बात कही, जैसे लाइब्रेरी जाने की बात है, तो कोई मान लो स्टडी करने के लिए जाता है लाइब्रेरी और कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए जाता है, लेकिन दोनों का ही ये मीनिंग निकलता है। तो जो भी मीनिंग है उसको सही समझना है आपको, उसके अकॉर्डिंग, तो ही हम सोशल रियलिटी को, जो प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी बताई थी, उसको समझ पाएंगे। तो मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में समझाने की कोशिश की कि किस तरह से। अब इसमें इनका एक सवाल है, अल्फ्रेड शूट्स का क्वेश्चन ये है कि जो भी व्यक्ति हैं वो तो सारे अलग अलग हैं, लेकिन कैसे उनका जो सब्जेक्टिव मीनिंग है वो किस तरह से समान निकलता है किसी भी पर्सपेक्टिव को लेकर। तो ये सारी प्रॉब्लम वो कहते हैं किसकी है, अंतर व्यक्तिनिष्ठता यानी इंटर सब्जेक्टिविटी की समस्या है ये, इंटर सब्जेक्टिविटी। अब इंटर सब्जेक्टिविटी इनके जो लेक्चर का है वो बहुत ही मेन की पॉइंट बन गया। इंटर सब्जेक्टिविटी के आधार पर उन्होंने सामाजिक जगत को समझने के लिए व्यापक स्तर पर इसका यूज़ किया था, जो मैंने पहले ही आपको बताया था। तो हम किस तरह से इंटर सब्जेक्टिविटी के आधार पे सोशल वर्ड को समझते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है। वो हम कैसे समझते हैं, एक इंडिविजुअल जो होता है उसका एक व्यक्तिनिष्ठ जो अर्थ होता है, जो सब्जेक्टिव मीनिंग होता है, वो दूसरे व्यक्ति के सब्जेक्टिव मीनिंग से जब सहमति नहीं पाता है कई बार, फिर भी वो कैसे समान अनुभव करते हैं बताइए आप। किसी व्यक्ति ने नीचे से पेड़ को देखा, किसी व्यक्ति ने ऊपर से पेड़ को देखा, वो उनका जो अनुभव है वो समान नहीं जा रहा है। फिर भी किसी व्यक्ति से अगर पूछा जाए किसी भी सोशल रियलिटी के बारे में, तो वो जो समान पर्सपेक्टिव आता है वो एक सोचने की बात है कि वो कैसे आता है। हर व्यक्ति का अलग अलग जन्म हुआ है, हर व्यक्ति अलग अलग रहता है, फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि समाज क्या है, तो जो आपके मन में ख्याल आएगा वही मेरे मन में ख्याल आएगा। धर्म क्या है, जो आप सोचेंगे वही हम सोचेंगे। लेकिन कैसे, हम तो आपसे मिले भी नहीं, हम तो समाज में रहते हैं और हम आपसे इंटरेक्ट भी नहीं किए, लेकिन कैसे किसी भी समाज की जो वास्तविकता है उसके बारे में एक जनरल जो पर्सपेक्टिव आता है दिमाग में, जो तस्वीर आती है, वो क्यों आती, ये सवाल था अल्फ्रेड शूट्स का। तो यही सवाल का आंसर पाने के लिए उन्होंने ये बताया कि ये जितनी भी प्रॉब्लम है वो इंटर सब्जेक्टिविटी है, और इंटर सब्जेक्टिविटी कहाँ मिलेगी आपको, जीवन जगत में मिलेगी, यानी सामाजिक जो सोशल वर्ल्ड है उसमें रहकर हम इंटर सब्जेक्टिविटी को सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जीवन जगत में क्या होता है, दिन प्रतिदिन एक दूसरे व्यक्ति से अंतःक्रिया करते रहते हैं और उसमें हम सीखते रहते हैं अपने अनुभव के आधार पे, अपनी चेतना के आधार पे। तो हम क्या करते रहते हैं, वो तस्वीर बनाते रहते हैं अपने माइंड में, और जब हम तस्वीर बना लेते हैं अपने माइंड में तो क्या होता है, जब भी हमें कोई बात कहता है तो हमें समझ में आता है अच्छा वो पेड़ की बात हो रही थी, अच्छा वो टेबल की बात
बात हो रही थी, हाँ उसमें ये होगा, शादी में जाएंगे तो ये होगा। तो हम कहाँ से सीखते हैं? दैनिक लाइफ में अपने रहते हुए, अपनी चेतना में रहते हुए दूसरों की चेतना को इस तरह से समझते हैं। वो उनका सवाल था कि हम अपनी चेतना में रहते हुए दूसरों की चेतना को किस प्रकार समझते हैं, ये वेबर ने नहीं बताया था। तो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं अल्फ्रेड शूट्स, और उसमें इन्होंने कहा क्योंकि जो सामाजिक जगत में होता है, सोशल जो वर्ड है, उस सामाजिक जगत की अगर हम विशेषता की बात करें, क्या क्या विशेषता होती हैं, तो जब हमने आपको हस्टल पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि जो उसका अस्तित्व है, सोशल वर्ड जो बना हुआ है, उसके बारे में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपने भारत से प्रेम क्यों करते हैं, ये कोई नहीं सोचता है। हम अपनी फैमिली को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, अगर हम इस पे सवाल उठाएंगे तो ये बहुत ही अटपटा लगेगा। तो जो भी समाज में संस्थाएं बनी हैं वो कुछ प्रोसेस के थ्रू बनी हैं, तो उस पर हम सवाल नहीं उठाते हैं, जनरली हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो एक नेचुरल एटीट्यूड होता है जिसकी बात हस्टल ने की थी। तो उसमें हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते, उसकी वास्तविकता को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ अपने अनुभव यानी चेतना के आधार पे सोशल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। तो वो सारी चीज़ें हमारे जो माइंड में हैं स्टॉक हो जाती हैं और उनकी पिक्चर बन जाती है। फिर जब भी हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो ये क्या हुआ? इंटर सब्जेक्टिविटी हो गई। और इंटर सब्जेक्टिविटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है मीनिंग। मीनिंग शेयर होना चाहिए, यानी शेयर्ड मीनिंग की उन्होंने बात की, साझा अर्थ की उन्होंने बात की। और इसी के साथ साथ आपको एनकाउंटर भी याद रखना है। और शेयर्ड मीनिंग आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट हो गया। शेयर्ड मीनिंग की उन्होंने बात की कि मीनिंग शेयर होना चाहिए। जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप ये तो समझ जाते हैं कि हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, और हम भी समझ जाते हैं कि आप कुछ अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं, और आप ये नहीं समझ पाते कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। तो मीनिंग शेयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर शेयर नहीं होगा मीनिंग तो क्या होगा? आप वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। और ये सामाजिक जो जीवन है उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो उसके इंटरनल होता है, इनसाइड रियलिटी होती है, उसके माइंड में होती है। और हमें व्यक्ति का सिर्फ भौतिक रूप दिखता है, सिर्फ शरीर दिखता है, तो हम रियलिटी का, वास्तविकता का पता नहीं लगा पाते। क्लियर हो गया? तो शेयर्ड मीनिंग में उन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई। हो सकता है ये सभी बुक्स में ना मेंशन हो कि किस तरह से साझा अर्थ होता है। तो उसमें उन्होंने कहा एक तो आदिम आधार पर, मतलब जो चेतना के आधार पर हमें पता रहता है कि ये सोशल वर्ड ऐसा है, जो हम चेतना के आधार पे सीखते हैं वो। और दूसरा अनुभव के आधार पे मीनिंग शेयर होती है, जो हम इंटरेक्शन के दौरान जब हम किसी से अंतःक्रिया करते हैं तो काफ़ी कुछ उससे ग्रहण करते हैं और काफ़ी कुछ उसको देते हैं, प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हम दो तरीके हैं जिससे मीनिंग को शेयर करते हैं। तो शेयर्ड मीनिंग की उन्होंने बात की। उसके बाद हम ये शेयर्ड मीनिंग से ही क्या करते हैं? चेतना में रहते हुए दूसरे व्यक्तियों को समझते हैं और वो हमको समझते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की मीनिंग को शेयर करते हैं। बोलते हैं ना, जैसे मित्रता है, तो मित्रता के बारे में हम नॉर्मली एक आइडिया लगा लेते हैं, मित्रता मतलब हमारा फ्रेंड हमारी हेल्प करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हमें पता चलता है मित्रता में लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन वो रियलिटी हमें पता नहीं रहती। जब वो होता है तो हमें पता चलता है। तो कई सारी चीज़ें हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन से सीखते हैं। तो अपनी चेतना में रहते हुए दूसरे की जो चेतना है उसको प्रभावित भी करेंगे और उससे हम काफ़ी कुछ सीखते भी। और ये कहाँ पॉसिबल है? सामाजिक जीवन जगत में ही पॉसिबल है। दिन प्रतिदिन की जो क्रिया है उसके माध्यम से हम सीखते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने बताया, अगर हम आपको बताएं इंटर सब्जेक्टिविटी क्या है एक ही वर्ड में, तो इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब है एक ही अनुभव शेयर करना। मतलब जब दो व्यक्ति क्या करेंगे, दो व्यक्ति किसी एक ही अनुभव को शेयर करेंगे। जैसे हमने आपको बताया सीलिंग फैन, तो आपको समझ में आ रहा है सीलिंग फैन। हमने बताया पेड़, तो आपको भी पेड़ समझ में आ रहा है। एलिफेंट, तो एलिफेंट समझ में आ रहा है। तो दो व्यक्ति, हम और आप, क्या कर रहे हैं? एक ही अनुभव को साझा कर रहे हैं, एक ही मीनिंग को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो भी एक्टिविटी होगी और इससे जो मीनिंग निकलेगा, सेम मीनिंग निकलेगा, वो क्या है? इंटर सब्जेक्टिविटी है। वो आपका अंतः व्यक्ति निष्ठता है। और ये इसका मतलब होता है समान परिप्रेक्ष्य या समान अर्थ। ये होता है इंटर सब्जेक्टिविटी। तो इसके माध्यम से हम सोशल वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जिस्ट निकल के आ रहा है वो ये हुआ कि जब हम मीनिंग शेयर करेंगे, अपनी मीनिंग आपके साथ हमने शेयर की,
तो ही हमें रियलिटी पता चलेगी, वरना वही रुको मत जाओ वाला हाल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रियलिटी तब समझ में आई जब हमने अपनी मीनिंग शेयर की कि मैं ये कह रही थी, यहाँ पे पॉज था लेकिन आपने उसको समझा नहीं, तो ये हो गई रियलिटी। जब रियलिटी निकल के आई तो फिर क्या होगा, सब्जेक्टिविटी, यानी जो व्यक्तिनिष्ठ की बात उन्होंने की थी, व्यक्तिनिष्ठ जो मीनिंग की बात की थी वो निकलेगा और उससे बनेगा सोशल वर्ड। ये है सामाजिक संसार और इससे हम सामाजिक संसार की वास्तविकता को समझेंगे। तो मीनिंग शेयर करने पे रियलिटी बनेगी और रियलिटी से सब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता बनेगी, व्यक्तिनिष्ठता, और उससे सोशल वर्ड हमारा बनता है। और सोशल वर्ड जो है वो स्टॉक ऑफ नॉलेज का एक पार्ट है। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज जो है वो इनके उसमें एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट रहा और इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक इंटरसब्जेक्टिविटी क्या है और किस तरह से ये वेबर के जो भी आइडिया था उसको खारिज करते हुए अपना नया आइडिया देते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की और काफ़ी कम टाइम में समझा है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो इसे नोट कर लीजिए और इसमें एनकाउंटर्स और शेयर्ड मीनिंग ये सारे और इंटरसब्जेक्टिविटी, ये तीनों की पॉइंट आपको लर्न करके रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फ्रेड शूस ने इस पर काम किया। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज की। चलिए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है, क्योंकि इसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज भी एक इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर बन जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, बहुत ही कम समय में इसको समझाएंगे। स्टॉक ऑफ नॉलेज किसका है, अल्फ्रेड शूस ने बताया कि स्टॉक ऑफ नॉलेज क्या है और किस तरह से हम इसको काम में लेते हैं। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज जो होता है वो किसी भी वस्तु के बारे में या जो भी हमारा जीवन जगत के बारे में ज्ञान है। जीवन जगत के बारे में ज्ञान का मतलब है जैसे कि हमारा जो भी धर्म हो गया, परंपरा हो गया, रीति हो गया, रिवाज हो गया, या फिर मूल्य हो गया, या फिर प्रतिमान हो गया, या संस्थाएं हो गई, इनके बारे में हमको जो भी ज्ञान है, व्यक्ति को जो भी ज्ञान है वो क्या है, सामाजिक वर्ड के बारे में जो वास्तविकता का ज्ञान है वो हमारा कहाँ पे है, वो हमारे माइंड में है। और जो भी चीज़ हमारे माइंड में स्टॉक हो गई है वो हो गया स्टॉक ऑफ नॉलेज। मतलब जो सोशल वर्ल्ड की वस्तुएं हैं उनके बारे में हमको जो भी ज्ञान है वो हमारे दिमाग में है, वास्तविकता हमें वहाँ से पता चलती है क्योंकि जो उसकी तस्वीर बनी हुई है वो हमारे माइंड में है। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज हमारे माइंड में रहता है जो समय आने पे हमको बताता है कि हमको क्या करना है। तो ये क्या होता है, ये हमें टाइम पे जब हम व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो सामाजिक वास्तविकता का पता लगाने के लिए ये माइंड में रहता है और ये हम दिन प्रतिदिन सीखते रहते हैं क्योंकि हम व्यक्ति से इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करने के दौरान हम कई बार चीज़ें नहीं सीखते हैं, जैसे कई बार रहता है हमें पता नहीं होता है तो पूछते हैं इसका क्या मीनिंग है, और वो जब हमें मीनिंग बताता है तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, अपने दिमाग में स्टॉक कर लेते हैं। तो वो क्या हो जाता है, हमारे ज्ञान का एक विशाल भंडार हो जाता है। और इस विशाल भंडार, ज्ञान के विशाल भंडार से हम जो सामाजिक वास्तविकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो जो भी हमें लाइफ वर्ड यानी जो जीवन जगत के बारे में जो भी ज्ञान है वो क्या है, स्टॉक ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब जब हम किसी यथार्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो वो हम कैसे जानेंगे, जब हम किसी व्यक्ति से परस्पर कोई व्यवहार करेंगे तो वो हमारा जो स्टॉक ऑफ नॉलेज होगा वो हमें बताएगा किस तरह से रियलिटी का पता लगाना है। जैसे हम जो आज हमको रियलिटी पता चल रही है, किसकी, जॉब को लेकर जो रियलिटी पता चल रही है कि किस तरह से आजकल जो प्रतियोगिता है वो गला काटने वाली प्रतियोगिता है,
ये किसने बताया हमको? ये हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज से हमको पता चला, क्योंकि इस जॉब की रियलिटी हमने जो सामाजिक जगत में जो हो रहा था उसको देखा और अपने अनुभव के आधार पे समझा कि अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेगा, ये जो कंपटीशन है ऐसे नहीं निकलने वाला है, फेनोमेनोलॉजी में बहुत सारा टाइम देना है, तभी हमको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब वो जो हम सिर्फ एक पेज में मीनिंग समझते थे उससे काम नहीं चलेगा, ये हमको पता चला, हमारे स्टॉक ऑफ नॉलेज ने हमको बताया। और वो हमने कैसे सीखा? जो हमने दिन प्रतिदिन में काम किया या जो भी डेली लाइफ की एक्टिविटी थी उसके आधार पे हम जब लोगों से इंटरेक्शन किए तो हमको ये पता चला, सामाजिक यथार्थता के बारे में हमें ये ज्ञान हुआ और ये ज्ञान हमारे माइंड में था, उसने हमको इसके लिए जो सचेत किया कि अब और पढ़ना है और मेहनत करना है। तो ये जो रहता है, जो स्टॉक ऑफ नॉलेज रहता है वो अनकॉन्शियस रहता है, यानी अचेतन रूप से दिमाग में रहता है। क्यों? क्योंकि ये वक्त आने पे आपको बताएगा। अब नॉर्मली आपको इसके लिए सोचना नहीं पड़ता है। जैसे आपका मान लीजिए आपके कोई बुजुर्ग सामने पढ़ते हैं तो आप तुरंत क्या करते हैं? उनसे प्रणाम करते हैं या नमस्ते करते हैं। तो ये आपने क्या सोचा? 2-3 मिनट तक आपको स्टॉक ऑफ नॉलेज ने बताया, आपने रैंडमली किया, उसको देखते ही आपने नमस्ते किया, प्रणाम किया। तो ये क्या था? अनकॉन्शियस था, वो मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन हमें टाइम आने पे पता चलता है ऐसा करना है, तो टेकन फॉर ग्रांटेड है। और ये सारे वर्ड्स आपको बहुत काम आएंगे, तो आप इनको नोट करते चलिए। उसके बाद जो ये स्टॉक ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का भंडार, वो सीखा जाता है। वो हम क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन जो भी एक्टिविटी होती है उसके आधार पर हम सीखते हैं, क्योंकि पहले तो इतनी प्रतियोगिता नहीं होती थी। हमने सीखा कि प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अब हमें बहुत पढ़ना है, तो इसको हम क्या करते हैं? सीखते हैं। जैसे आपने इनसे नमस्ते किया तो बदले में ये क्या करेंगे? ये भी आपसे नमस्ते करेंगे। ऐसा तो है नहीं आपने नमस्ते किया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, वो खड़े रहे। तो आदान प्रदान की प्रक्रिया से हम समझते हैं और ये हमको पता होता है हम ये करेंगे तो सामने वाला ये करेगा, तो हम इसको सीखते हैं। और ये क्या होता है? इस तरह से जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो सोसाइटी से मिलता है। सोसाइटी में रहकर, समाज में रहकर, सामाजिकरण के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से हम इसको सीखते हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और स्टॉक ऑफ नॉलेज इस तरह से हमारे माइंड में रहता है और वही हमको बताता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। जो भी वस्तु के बारे में आप जानते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बुक्स हो गई, पेन हो गया, ट्रेन हो गई, क्लॉथ्स हो गए, जो भी हैं, ये सब कुछ स्टॉक ऑफ नॉलेज से आप जानते हैं। क्योंकि आप जब पैदा हुए थे तब आपको नहीं पता था क्या है, आपने सब कुछ सीखा है। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज है वो जो भी व्यक्ति के माइंड में चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में जानकारी है, वो क्या है? स्टॉक ऑफ नॉलेज है। उसके बाद स्टॉक ऑफ नॉलेज जो है वो वेबर की जो अवधारणा थी आइडल टाइप, उसी तरह है ये भी, क्योंकि हम अपने दिमाग में एक आइडल टाइप बना के रखते हैं और उसको क्या करते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते रहते हैं, आगे पहुंचाते रहते हैं। और उससे क्या होता है? आने वाली जो पीढ़ी होती है वो भी सीखती है और फिर वो स्टॉक ऑफ नॉलेज बढ़ता जाता है। और इससे हम जो सामाजिक रियलिटी है, सोशल रियलिटी है, उसका पता लगाते हैं और ये उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टॉक ऑफ नॉलेज तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा और मैंने समझाने की कोशिश भी की है और ये मीनिंग शेयर करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें समझी हैं, इंटरसब्जेक्टिविटी और स्टॉक ऑफ नॉलेज। अभी काफ़ी इनके इम्पॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि अब सब कुछ इसी से रिलेटेड है। तो मैंने इसीलिए इसमें इतना ज़्यादा टाइम, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कुछ ना कुछ तो आपको याद रहे। तो एक बार अगर आप टाइम देंगे तो आप मेरी बात याद रखिएगा, आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी उसको यूटिलाइज़ करें या टाइम को जिस तरह भी आपको यूज़ करना है वो करें, क्योंकि टाइम के बहुत ही रूप होते हैं, ये भी आप इसी में सीखेंगे। समय का किस तरह से यूज़ करना है वो फेनोमेनोलॉजी हमें बताएगी, तो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अभी तक के लिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।